नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग पोयम को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। द पोयम इज बी क्वेस्ट बाय द लेजेंडरी इंडियन इंग्लिश पोएट यूनिस डिसूजा। अगर आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने यूनिस डिसूजा का नाम जरूर सुना होगा। वो बॉम्बे स्कूल ऑफ पोएट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थी, जिसमें नसीम एजिकल जैसे बड़े नाम शामिल थे। बिफोर वी डाइव इनटू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हमें इस पोयम का कंटेक्स्ट और जिस बुक में ये लिखी गई थी उसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कंटेक्स्ट समझे इस पोयम की आयरनी और पेन को फील करना काफी मुश्किल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेक्स्ट ऑफ द बुक एंड द पोएट। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन की। बिक्वेस्ट पोयम 1990 में पब्लिश हुई थी, उनकी पोएट्री कलेक्शन वे ऑफ बिलोंगिंग में। अब टाइटल पर ध्यान दीजिए, वेज ऑफ बिलोंगिंग। इस टाइटल में ही एक बहुत गहरी आयरनी छुपी हुई है। यूनिस डिसूजा की पूरी राइटिंग में आपको ये फील होगा कि वो हमेशा बिलोंग करने की कोशिश कर रही हैं, अपनी सोसाइटी में, अपने रिलीजन में, अपनी फैमिली में। लेकिन वो पूरी तरीके से कभी फिट ही नहीं हो पाती। शी ऑलवेज फील्स लाइक एन आउटसाइडर। तो ये जो बुक है, ये उनके उस स्ट्रगल को दिखाती है जहां वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है। यूनिस डिसूजा एक गोवन कैथोलिक फैमिली से थी। ये डिटेल इस पोयम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोवा में पोर्टुगीज कॉलोनाइजेशन का बहुत लंबा असर रहा है और वहाँ का कैथोलिसिज्म बहुत यूनिक है। वहाँ की सोसाइटी उस वक्त काफी ज्यादा कंजर्वेटिव थी। वहाँ अपीयरेंसेस, यानी लोग क्या कहेंगे पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। एक वुमन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो चुप रहे, सफर करे और हमेशा ओबीडिएंट बनी रहे। इस पोयम में आप देखेंगे कि कैसे वो अपने रिलीजन के सिंबल्स जैसे क्राइस्ट और ब्लीडिंग हार्ट को यूज करके उस सोसाइटी के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है। आपने कमला दास की पोएम्स तो पढ़ी ही होंगी, जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और पैशनेट होती हैं। लेकिन यूनिस डिसूजा बिल्कुल अलग है। क्रिटिक्स उनके स्टाइल को वर्बल एनोरेक्सिया कहते हैं। इसका मतलब है कि वो बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल कर कर बहुत बड़ी बात कह देती हैं। उनकी पोएम्स में आपको रोना धोना नहीं मिलेगा, बल्कि एक क्लिनिकल डिटैचमेंट मिलेगा। वो अपने पेन को एक डॉक्टर की तरीके से एनालाइज करती हैं। वो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो चीख नहीं रही। वो सरकाज़म और आयरनी का यूज़ करती है अपनी बात रखने के लिए, जैसे कोई चाकू से धीरे से कट लगा रहा हो। इट्स शार्प एंड प्रिसाइज। अब समझते हैं पोयम के टाइटल का मतलब। वर्ड बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत या फिर लेगेसी। वो चीज़ जो हम मरने के बाद किसी को देकर जाते हैं। यूजुअली हम अपनी सबसे कीमती चीज़ जैसे प्रॉपर्टी या ज्वेलरी बिक्वेथ करते हैं, यानी कि अपनी वसीयत में लिखते हैं। लेकिन इस पोयम में पोएट अपना हार्ट बिक्वेथ करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए दिल कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक बर्डन है। इस सोसाइटी में फील करना, इमोशंस रखना एक बोझ बन गया। तो समरी में ये पोयम एक कन्फेशनल पोयम है, लेकिन ये रोते हुए नहीं लिखी गई है। ये एक सर्वाइवल गाइड है कि कैसे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी और एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में जहां वुमेन को सिर्फ सफर करना सिखाया जाता है, वहां कैसे जिंदा रहा जा सके। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आते हैं टेक्स्ट पर। यूनिस डिसूजा का स्टाइल बहुत ही कन्वर्सेशनल है, लेकिन हर एक लाइन में एक हिडन मीनिंग जरूर छुपा होता है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टेंजा। इन एवरी कैथोलिक होम देयर इज अ पिक्चर ऑफ क्राइस्ट होल्डिंग हिज ब्लीडिंग हार्ट इन हिज हैंड। आई यूज्ड टू थिंक इस स्टेंजा की ओपनिंग लाइन देखिए। पोएट हमें सीधा एक कैथोलिक होम के अंदर ले जाती है। यहाँ वो किसी एक घर की बात नहीं कर रही, बल्कि एवरी कैथोलिक होम की बात कर रही है, जो दिखाता है कि ये एक्सपीरियंस सबका है, ये एक कलेक्टिव कल्चर है। वहां दीवार पर क्या है? एक पिक्चर है, क्राइस्ट होल्डिंग इज ब्लीडिंग हार्ट। इस इमेज को हम क्रिश्चियनिटी में सेक्रेड कहते हैं। यूजुअली ये इमेज कंसीडर करी जाती है एज अ डिवाइन लव और सेक्रीफाइस का सिंबल। एक डिवोटी क्रिश्चियन के लिए ये बहुत ही पवित्र इमेज होनी चाहिए। लेकिन नोटिस कीजिए लास्ट लाइन, आई यूज टू थिंक ये वर्ड पूरे स्टेंजा के मूड को चेंज कर देता है। एक छोटा बच्चा जब खून या ऑर्गन देखता है तो उसका रिएक्शन डिवोशन का नहीं बल्कि डिसगस्ट का होता है। यूनिस डिसूजा यहाँ रिलीजन को रोमांटिसाइज नहीं कर रही। वो कह रही है कि बचपन से ही उन्हें ये सिखाया गया है कि लव का मतलब पेन और ब्लीडिंग है, और उनका पहला इंस्टिंक्ट इसे रिजेक्ट करने का था। शी फाउंड इट रिपल्सिव। द ओनली पर्सन विद whom आई हैव नॉट एक्सचेंज कॉन्फिडेंसेस इज माई हेयर ड्रेसर। अब यहाँ सीन अचानक से शिफ्ट होता है। रिलीजियस इमेज से हटकर एक सीधा एक हेयर ड्रेसर के पास आ जाते हैं। ये यूनिस डिसूजा का क्लासिक स्टाइल है, सेक्रेट से सीधा सेकुलर पर आना। इस स्टेंजा में बहुत ही गहरी आयरनी है। जनरली सोसाइटी में माना जाता है कि वुमेन पार्लर में या फिर अपने हेयर ड्रेसर के साथ बहुत ज्यादा गॉसिप करती हैं।
अपने सारे कॉन्फिडेंसेस वहाँ खोल देती हैं। लेकिन पोएट कहती है हेयर ड्रेसर ही वो इकलौता इंसान है जिससे उन्होंने अपने दिल की बात नहीं कही है। इसके अब 2 मतलब हो सकते हैं। या तो उन्होंने बाकी सबके साथ यानी फैमिली, प्रीस्ट, लवर्स के साथ अपने सीक्रेट शेयर किए और रिग्रेट किया है, या फिर वो अपने हेयर ड्रेसर के साथ अपने रिश्ते को लाइट रखना चाहती हैं और सुपरफिशियल रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनका ब्लीडिंग हार्ट वाला पेन इस सिंपल से रिश्ते को खराब करे। She wants one space where she doesn't have to be emotional. Some recommend stern standards, others say float along. He says take it as it comes, meaning of course as he hands it out. यहाँ पोएट उस एडवाइस की बात कर रही हैं जो उन्हें सोसाइटी से मिलती है। स्टर्न स्टैंडर्ड्स, कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रिक्ट बनो, रूल्स फॉलो करो, मॉरल रहो। फ्लोट अलोंग, कुछ कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, बस सोसाइटी के साथ बहते रहो, एडजस्ट कर लो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगली 2 लाइन्स में है, वो कहती हैं ही सेज। यहाँ ही कौन है? ये ही एक पैट्रियार्क है। ये फादर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है या फिर प्रीस्ट हो सकता है या खुद गॉड भी हो सकते हैं। वो कहते हैं टेक इट एज इट कम्स, जैसा हो रहा है वैसा होने दो, किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लो। पर पोएट इसका असली मतलब पकड़ लेती है। शी सेज मीनिंग ऑफ कोर्स एज ही हैंड्स इट आउट। ये लाइन बहुत ही पावरफुल है। वो रियलाइज करती है कि जो चीजें उनके साथ हो रही हैं वो कोई फेट या किस्मत नहीं है, वो एक्चुअली उस ही यानी कि मेल अथॉरिटी ने डिसाइड किया है। ही इज द वन कंट्रोलिंग हर लाइफ। जैसा वो दे रहा है हैंड्स इट आउट, वैसा उन्हें लेना पड़ रहा है। शी एक्सपोजेस दैट फेट इज एक्चुअली मैन मेड कंट्रोल। आई विश आई कुड बी अ वाइज वुमन स्माइलिंग एंडलेसली vacuously like a plastic flower saying child learn from me। इतनी सुपरस्टिशन के बाद पोएट थक चुकी है। वो कहती है काश मैं एक वाइज वुमन बन पाती। लेकिन वाइज वुमन कोई तारीफ नहीं है। उनके हिसाब से वाइज वुमन वो है जो हमेशा हंसती रहती है, स्माइलिंग एंडलेसली, वैक्यूअसली। वैक्यूअसली का मतलब होता है खोखला या फिर एम्प्टी, बिना दिमाग लगाए बस मुस्कुराते रहना। वो इस वुमन को कंपेयर करते हैं प्लास्टिक फ्लावर के साथ। सोचिए प्लास्टिक का फूल कभी मरता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है, लेकिन उसमें खुशबू और जान भी नहीं होती। सोसाइटी चाहती है कि एक वुमेन ऐसी ही हो, ड्यूरेबल बट डेड इनसाइड। और सबसे डरावनी बात लास्ट लाइन में आती है, सेइंग चाइल्ड लर्न फ्रॉम मी। यानी प्लास्टिक वुमेन अगली जनरेशन को, बच्चों को भी यही सिखाती है कि तुम मेरी तरीके से बन जाओ। पोएट इस साइकिल ऑफ ट्रॉमा को तोड़ना चाहती है, वो प्लास्टिक नहीं बनना चाहती। It's time to perform an act of charity to myself. Bequeath the heart, like a spare kidney, preferably to an enemy। ये पोयम का क्लाइमेक्स और टाइटल बिक्वेस्ट का जस्टिफिकेशन भी। पोएट डिसाइड करती है कि अब वक्त आ गया है चैरिटी करने का। लेकिन ये चैरिटी किसी गरीब के लिए नहीं, बल्कि टू माई सेल्फ यानी खुद के लिए है। वो क्या दान करना चाहती हैं? बिक्वेथ द हार्ट। वो अपना दिल किसी को देकर जाना चाहती हैं। लेकिन वेट, ये कोई रोमांटिक जेस्चर नहीं है। वो कहती हैं लाइक अ स्पेयर किडनी। उन्होंने हार्ट जो इमोशंस का सिंबल है उसको किडनी जो बस एक फिल्टरिंग ऑर्गन है उससे कंपेयर कर दिया। वो कहना चाहती हैं कि ये जो हार्ट है ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, ये बस एक स्पेयर पार्ट है जो मुझे पेन दे रहा है। और फाइनली वो इसे किसको देना चाहती हैं? प्रेफरेबली टू एन एनिमी। क्यों? क्योंकि जिसके पास ये दिल होगा वो फील करेगा, वो हर्ट होगा और वो ब्लीड करेगा, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में क्राइस्ट का हार्ट ब्लीड कर रहा था। इसलिए वो ये गिफ्ट अपने दुश्मन को देना चाहती हैं ताकि वो सफर करे और पोएट खुद हार्टलेस होकर चैन से जी सके। शी वॉन्ट्स टू सर्वाइव बाई गेटिंग रिड ऑफ हर इमोशंस। ये उनका बिक्वेस्ट है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द लाइन बाय लाइन एनालिसिस। आपने देखा कैसे उन्होंने ब्लीडिंग हार्ट से शुरू किया और स्पेयर किडनी पर खत्म किया। शी कंप्लीटली डी रोमेंटिसाइज द आइडिया ऑफ सफरिंग। अब तक हमने पोएम्स की लाइन को तो समझ लिया, लेकिन यूनिस डिसूजा की पोएट्री सिर्फ लाइन पढ़ने से समझ नहीं आती। उसके पीछे छुपे होते हैं थीम्स, और उनको समझकर हम अपने आंसर्स को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ बिक्वेस्ट। इस पोएम का सबसे बड़ा थीम है पेट्रियार्की। पोएट दिखाती हैं कि कैसे सोसाइटी में औरत के पास अपनी मर्जी का कोई रास्ता नहीं होता। या तो वो स्टर्न स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे यानी स्ट्रिक्ट रूल्स माने, या फिर फ्लोट अलोंग करे, बस हाँ में हाँ मिलाती जाए। दोनों ही केसेस में कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होता, कंट्रोल उस ही के हाथ में होता है जो कि कोई भी पेट्रियार्क हो सकता है। वो ही उन्हें बताता है कि टेक इट एज इट कम्स, यानी जैसी तुम्हारी किस्मत है वैसे चलो। लेकिन एक्चुअली वो किस्मत उसने खुद बनाई है, एज ही हैंड्स इट आउट। इस थीम का क्लाइमेक्स तब आता है जब वो वाइज वुमेन की बात करती है।
सोसाइटी के हिसाब से समझदार औरत वो है जो चुप रहे और बस मुस्कुराती रहे, एक प्लास्टिक फ्लावर की तरह। यूनिस डिसूजा एक गोवन कैथोलिक कम्युनिटी से आती हैं और वो इस पोयम में रिलीजन को बहुत ही क्रिटिकल नजर से देखती हैं। बचपन से उन्हें क्राइस्ट की वो पिक्चर दिखाई गई जिसमें उनका दिल खून से लथपथ था, यानी कि ब्लीडिंग हार्ट। इसका मेन पर्पस क्या हो सकता है? या तो वुमेन को सिखाना कि देखो भगवान ने कितना दुख सहा, तुम्हें भी चुपचाप दुख सहना चाहिए। पेन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन पोएट का रिएक्शन क्या है? ये दिखाता है कि वो इस सफरिंग के आइडिया को रिजेक्ट करती है, इसे रिपल्सिव मानती है। वो मानती है कि रिलीजन का यूज वुमेन को शांत रखने के लिए किया जा रहा है। अगला थीम थोड़ा सा टेक्निकल है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। पोयम के एंड में पोएट अपने हार्ट को किडनी से कंपेयर करती है। हार्ट इमोशन का सिंबल है, किडनी एक फंक्शनल ऑर्गन है। जब वो हार्ट को स्पेयर किडनी कहती है, तो वो अपने इमोशंस को डीह्यूमनाइज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो हार्ट है अब मेरे किसी काम का नहीं है, ये बस एक मशीन का पार्ट है जो खराब हो गया है। इसे क्लिनिकल डिटैचमेंट कहते हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने जज्बात मारने होंगे। टू कंक्लूड फ्रेंड्स, Bequest by Eunice D'Souza is not just a poem, it's a manifesto of survival। इस पोयम का टाइटल बिक्वेस्ट एक बहुत बड़ा आयरनी है। हम वसीयत में वो चीज देते हैं जो कीमती होती है, जिससे कि हम लव करते हैं। लेकिन पोएट यहाँ अपना हार्ट वसीयत में दे रही है, क्योंकि वो उनके लिए कीमती नहीं बल्कि एक बर्डन बन चुका है। और वो इसे किसे देना चाहती है? टू एन एनिमी। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि अब पेन सहने की बारी दुश्मन की हो। लेट द एनिमी सफर द पेन ऑफ हैविंग अ ब्लीडिंग हार्ट। यूनिस डिसूजा हमें सिखाती हैं कि कभी-कभी खुद को बचाने के लिए एक्ट ऑफ चैरिटी टू माई सेल्फ, हमें उन चीजों को त्याग देना पड़ता है जो हमें कमजोर बनाती है, चाहे वो अपना हमारा दिल ही क्यों ना हो। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बी क्वेस्ट। आई होप आपको इस पोएम का डीप मीनिंग, इसका सरकाजम और इसका दर्द समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।